नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। 1 फरवरी को पेश हुआ केंद्रीय बजट और इसके साथ ही हरियाणा की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया। सत्ता पक्ष बजट को विकास की नई रफ्तार बता रहा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि हरियाणा के हिस्से कुछ नहीं आया। आरोपों और जवाबों के इस सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि बजट से हरियाणा को अपार अवसर मिले। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। एक फरवरी को वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद हरियाणा का सियासी पारा हाई हो गया। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग इस बजट को विकास को गति देने वाला बजट बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने कहा कि इस बजट में हरियाणा के लिए कुछ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बजट को खोखला बताया। जो अब तक मैंने बजट देखा है, ये बजट बिल्कुल खोखला है और आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई है। देखो, कोई भी हो, आम आदमी की राहत के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पब्लिक के जो काम हो, पब्लिक को क्या लाभ होना है, मुख्य 3 बात होती है। तो जहां तक एजुकेशन का सवाल है, 2002-03 में तो एजुकेशन बजट पे जो सेस को निकालकर 2.3 था टोटल बजट का अलॉटेड था। अब 2026-27 में ये 1.1 कर दिया, एक्सक्लूडिंग सेस आधा कर दिया, आधा हो गया। मतलब उसके देखते हैं ना, उससे हिसाब से तो बड़ी अजीब बात लग रही है। हरियाणा मेरा राज्य है, हरियाणा को कुछ नहीं दिख रहा। हरियाणा में दिया क्या? इतने सालों में बता दें एक भी प्रोजेक्ट कुछ लेकर आए हो हरियाणा के लिए। हाँ, राखी गढ़ी की बात की है कि 15 में से 1 राखी गढ़ी को वहां पर विकसित करेंगे, तो वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या पूरे हरियाणा के लिए यही मिला? हरियाणा को लाभ क्या मिलेगा? हरियाणा का तो नाम ही नहीं आया। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब। केंद्र देश के बजट में हरियाणा का नाम था गायब, जिक्र ही नहीं हुआ हरियाणा का। कुछ हरियाणा को ना कोई परियोजना, कोई मेट्रो, एयरपोर्ट, कोई स्वास्थ्य की, शिक्षा की, कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई संस्थान, कोई रेल की लाइन, कोई बड़ी परियोजना, कुछ ऐसा हरियाणा का तो आपको मिला नहीं। बजट को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर देखने को मिला। सीएम और तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने बजट को ऐतिहासिक बताया, तो वहीं आज यानी 4 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न केवल सीएम ने बजट की बारीकियों पर चर्चा की, बल्कि विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, बायोटेक और साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड रखा गया है। इसका सीधा लाभ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और रोहतक जैसे शैक्षणिक व तकनीकी केंद्रों को मिलेगा। इस बजट से हरियाणा पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों को भी मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, क्योंकि लगातार हमारे विपक्षी साथी, उन्होंने शायद इस बजट को ध्यानपूर्वक नहीं देखा। ध्यानपूर्वक इसलिए भी नहीं देखा, शायद देखा भी हो ध्यानपूर्वक, परंतु अपनी राजनीतिक रूप से जब विरोध नहीं कुछ करना, कुछ शब्द मिलते नहीं है विरोध के, हाजिरी तो लगानी पड़ती है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है कि हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं। साथियों, इसमें चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एआई, चाहे रोबोटिक्स हो, और चाहे बायोटेक हो, और साइबर सिक्योरिटी हो, ऐसी तकनीकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड इसमें रखा गया है। साथियों, इसका सीधा लाभ हमारे हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और रोहतक जैसे शिक्षण व तकनीकी केंद्रों को मिलेगा। केंद्रीय बजट पेश होते ही हरियाणा की सियासत गर्मा गई। सत्ता पक्ष ने इस बजट को विकास को रफ्तार देने वाला बताया, तो वहीं विपक्ष ने हरियाणा की अनदेखी का आरोप लगाते हुए इसे खोखला और निराशाजनक करार दिया।
तो वहीं सियासी जंग के बीच सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ नेहा धवन जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुखबीर तंवर जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ चर्चा में हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सुखबीर जी, आज चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी, क्योंकि जब से केंद्रीय बजट आया विपक्षी सांसदों की नेताओं की एक ही प्रतिक्रिया थी कि हरियाणा के हाथ कुछ नहीं आया, हरियाणा के हाथ खाली है। आज जब सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आप उनकी बातों से सहमत हैं? क्या अब आपको लग रहा है कि हरियाणा को कुछ मिला है या नहीं? आपको, आपके पैनल पे उपस्थित साथियों को, हरियाणा प्रदेश के आपके दर्शकों को सादर शुभ संध्या। भावना जी, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। जो बजट पेश हुआ है केंद्रीय 2026-2027 के लिए, उस पे ये लोकोक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती है। मैं समझाऊंगा और आपको बताऊंगा, हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताऊंगा कि कैसे। केंद्रीय बजट 2025-2026 के मुकाबले में 2026 और 27 का जो बजट अभी आया है, उसमें जो मुख्य तौर पे कटौतियां की गई हैं, मैं बिंदुवार उन पे चर्चा करूंगा। देखिए, ग्रामीण विकास हमारा भारत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में आता है और उसमें ग्रामीण विकास की जो मद है उसमें 53,067 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? मनरेगा पे प्रभाव पड़ेगा, ग्रामीण सड़कों पे प्रभाव पड़ेगा, ग्रामीण आवास पे प्रभाव पड़ेगा और जो ग्रामीण पेयजल की व्यवस्थाएं हैं उन पे इसका सीधा प्रभाव रहेगा। और गरीब परिवारों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी की सारी ग्रामीण विकास से संबंधित है। और जब हमारा गांव कमजोर होगा तो देश कैसे मजबूत होगा? आज ये बहुत ही चिंतनीय प्रश्न है। इसके अलावा शहरी विकास की मद में विगत बजट के मुकाबले वर्तमान बजट में 39,573 करोड़ रुपए की कटौती की गई है, जिससे जो शहरी विकास है, जो झुग्गी उन्मूलन और पुनर्वास की व्यवस्था है, शहरी रोजगार और बुनियादी नागरिक सुविधाएं जो इस देश में पैदा होनी चाहिए, वो निश्चित तौर पे उन पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात, सामाजिक न्याय। जिस प्रकार से सदियों की गुलामी और दूसरी व्यवस्थाएं देश में रही हैं और सामाजिक न्याय पे जिस प्रकार का फोकस होना चाहिए, उस फोकस को हटाते हुए सामाजिक कल्याण जो बजट में मद है उसमें 9,999 करोड़ रुपए की कटौती इस सरकार ने बजट के माध्यम से की है। इसके अलावा हमारे देश की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो कृषि आधारित है। हमें कदापि यही नहीं भूलना चाहिए, जब कोविड में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी डगमगा गई थी, उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था को कृषि ने बचाया था और कृषि क्षेत्र में विगत के बजट के मुकाबले 6,985 करोड़ रुपए की कटौती सरकार ने करी है। ठीक है सुखबीर। नहीं, मैं एक मिनट कंक्लूड कर दूं। शुरुआती कमेंट है, एक मिनट, मैं दोबारा दूसरे विषय में जाऊंगा ना। नहीं भावना जी, रुकिए, मैं 1 मिनट में कंप्लीट लेकिन केवल 10 सेकंड प्लीज। हाँ, कोई बात नहीं। शिक्षा पे 6,701 करोड़ रुपए की कटौती करी है, स्वास्थ्य पे 3,686 करोड़ रुपए की कटौती करी है। इससे यह सिद्ध होता है कि किसान, युवा, मजदूर, गरीब, सामाजिक न्याय का विरोध इस बजट में किया गया है और निश्चित तौर पे कल्याणकारी राज्य की जो हमारी अवधारणा है उसको अवरुद्ध करके बर्बाद करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का है। ठीक है सुखबीर जी। नेहा जी, जितनी बड़ी मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुखबीर जी उतने ही आंकड़े लेकर पहुंचे हुए हैं और शायराना अंदाज में तंज भी कसा है, आपसे जवाब भी मांगा है। एक शायरी आप भी बोल दीजिए सुखबीर जी के लिए। जरूर, मैं भी यही सोच रही थी कि भावना जी आज मैं शुरुआत अपनी 2 लाइनों से करूंगी। आप पास मिल रही है भावना जी? जी जी नेहा जी। जी। बजट ने फिर उम्मीदों की लौ जलाई है, बजट ने फिर उम्मीदों की लौ जगाई है।
हर वर्ग के चेहरे पर नई रोशनी आई है। ये बजट जो 2026-27 केंद्रीय बजट, यूनियन बजट जो हमारे सामने आया है, के बारे में आपने भी बहुत से विशेषज्ञों के साथ में चर्चा की। बजट आया है 1 फरवरी से, तब से इस पर चर्चा ही हो रही है। हम भारत देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न कोनों में अगर आप इसकी चर्चा देखें तो केवल और केवल विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को छोड़कर आम जनमानस, चाहे वो व्यवसायी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इस बजट के बारे में सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है भावना जी, जब मैं डिबेट्स में बैठती हूं और विपक्ष का रवैया ही सामने आता है। ये देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। अच्छी बात, नीतिज्ञों की बात को याद रखना चाहिए। अच्छी बात पर पीठ थपथपाई सरकार की भी करनी चाहिए। वो अब कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेचर से, व्यवहार से गायब हो चुका है। कुछ सीख भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष के नाते भी, जब हम विपक्ष में थे उससे भी ले लेनी चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं बजट की, और आज नायब सिंह सैनी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत बारीकी से इन तथ्यों पर चर्चा भी की। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे पुराने साथी हैं सुखवीर जी, बहुत ही डेटा पता नहीं कहां से लाते हैं। ग्रामीण विकास बात कर रहे थे, कह रहे थे कि उसमें कमी की है। ग्रामीण विकास का बजट 2025-26 का जो बजट था वो 1,86,995.61 करोड़ रुपए था, लेकिन इस बार का बजट जो है ग्रामीण विकास का वो 1,94,368.81 करोड़ है। फिर बात कर रहे थे कि यानी कि बढ़ोतरी हुई है पिछले, ये कमी कहां से आई है, ये कमी कहां से देख रहे हैं, कौन से डेटा की बात कर रहे हैं। दूसरी बात कर रहे थे कि बीवी राम जी बना दिया, लेकिन उसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया, ऐसे इनके बड़े नेता बोल रहे थे जब बजट आया था। 95,692.31 करोड़ रुपए बीवी जी राम जी को दिया गया इस बजट में, और 30,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मनरेगा के तहत भी रखा गया, क्योंकि कई जगह पर बीवी जी राम जी अभी पूरी तरह से लागू नहीं होगा, वहां पर मनरेगा ही चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हर बार बजट की डिबेट में मैं भी बैठती हूँ। आपके चैनल पर मैं कई बार डिबेट कर चुकी हूँ पिछले 8 वर्षों में। मैंने देखा है कि यही फिक्स वाक्य है, चाहे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोले, चाहे वो भूपेंद्र सिंह जी बोले, चाहे इनके अन्य नेता बोले, या चाहे वो INLD के नेता बोले, केवल एक फिक्स वाक्य है कि हरियाणा के लिए कोई कमेंट नहीं था, हरियाणा के लिए कोई बजट नहीं था, हरियाणा के लिए चुप्पी साधी, कुछ बोले नहीं। भावना जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यूनियन बजट जो है वो पूरे भारत देश के लिए आता है, और जो समावेशी योजनाएं जो पूरे एंटायर नेशन में चलती हैं, पूरे भारत देश में होंगी, उनका विभिन्न राज्यों में स्थान हो सकता है, लेकिन वो एक नेशन का बजट है, एक भारत पूरी कंट्री का बजट है, जिसमें सभी राज्यों का समावेश करके बजट आता है, ना कि केरल का बजट अलग होगा, हरियाणा का बजट केंद्रीय बजट में अलग होता है। पता नहीं ये लोग किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जब केंद्रीय बजट आया तो उसमें ये बात स्पष्ट हुई कि 7 जिले जो हैं हरियाणा के, उनको इस केंद्रीय बजट से सीधा लाभ पहुंचेगा, विभिन्न सेक्टर्स में लाभ पहुंचेगा, जिसमें हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और फरीदाबाद, और इसके साथ साथ करनाल, जो GT बेल्ट के हमारे जो जिले हैं, उनको तो इसका इम्पैक्ट सीधा मिलेगा। ग्रामीण विकास के आपको भी पता है कि माननीय नायब सिंह सैनी जी ने केंद्र के सामने जब बजट से पहले सुझाव लिए गए थे, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की में वृद्धि करने की बात की थी, और उसको देखते हुए, उस सुझाव पर काम करते हुए केंद्रीय बजट में RIDF और UIDF का भी बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया, उस बजट को बढ़ाया गया, जिसका सीधा इम्पैक्ट हरियाणा पर पड़ेगा। हरियाणा के NCR के नजदीक लगता हरियाणा है, तो बजट में जिन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, माननीय नायब सिंह सैनी जी ने बहुत विस्तार से कहा। मैं मोटी बात अभी रखती हूँ, अगली बाइट में इस पर विस्तार से बात करूंगी। देखिए,
एआई सेक्टर में हरियाणा को फायदा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में हरियाणा को फायदा होगा, आईटी सेक्टर में हरियाणा को फायदा होगा, स्किल डेवलपमेंट में हरियाणा को फायदा होगा, सेम और सीलन वाले जो क्षेत्रों की वृद्धि के लिए, संवर्धन के लिए उसको सुरक्षित करने के बजट प्रस्तुत किया है इस बार केंद्रीय बजट में। उससे हरियाणा के जिन क्षेत्रों में सीलन है, जिन क्षेत्रों में बारिश और पानी खड़े रहने की वजह से समस्याएं आई थी, उसमें हरियाणा को बजट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के में सड़क निर्माण से लेकर रेल की जो सुविधाओं में बढ़ोतरी है। आप बात करते हैं कोई नई परियोजना नहीं आई, ये लाइन कह के मैं अपनी बाइट को समाप्त करूंगी। देखिए, रेल की नई परियोजना और जो अभी रेल की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है, जिसमें पूरी रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन है, क्या आपको ये परियोजना नहीं दिखती? इतनी बड़ी परियोजना पूरे हरियाणा प्रदेश के रेलवे के जो जाल बिछा हुआ था उसको पूरे के पूरे को इलेक्ट्रीफाई करना, आपको ये बड़ी परियोजना नहीं दिखती? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सड़क से लेकर रेल से लेकर जो हमारे कॉरिडोर्स हैं, दिल्ली फरीदाबाद का जो कॉरिडोर है, उस पर जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो चार्जिंग पॉइंट होंगे, ऐसे कितने ही सेक्टर्स हैं जिन पर मैं अगली बारी में आऊंगी एक एक। इतना ज्यादा बजट हरियाणा को इस बजट में अपना नॉमिनेशन, अपना एक स्थान मिलेगा, जिसकी बात कांग्रेस क्या अन्य विपक्ष देखेंगे? अगर देखेंगे तो उसकी वाहवाही करनी ठीक है नेहा पड़ेगी। जी, आपने जितने सवालों का जवाब दिया है उतने ही सवाल अभी सुखबीर जी लिख रहे हैं। कुछ नहीं मिला। अभी एक बार फिर सुखबीर जी बहुत सवाल उन्होंने तैयार कर लिया और मुस्कुरा भी रहे। कोई बात नहीं, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगी, तब आप जवाब दीजिएगा। राजेंद्र जी, देखिए आज चर्चा की शुरुआत अलग अंदाज में हुई है, तो आज मेरे आपसे दो सवाल हैं। किसकी शायरी आपको ज्यादा पसंद आई है? और दूसरी तरफ एक सीरियस क्वेश्चन है, क्या वाकई हरियाणा को कुछ नहीं मिला इस बार? यानी विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि हरियाणा को नजरअंदाज किया गया है, उसमें आपका नजरिया क्या कहता है? नहीं, देखिए, विपक्ष का काम तो विरोध करना ही है। वो तो उनकी भाषा हमेशा एक जैसी रहती है, तो वो कभी ये कह सकते हैं कि भाई क्या है। लेकिन विपक्ष को जो है, या आमतौर पर बजट को एक समग्र दृष्टि से देखने की जरूरत होती है कि भाई ये पूरे नेशन का बजट होता है, कोई ये कोई स्पेसिफिक किसी स्टेट सेंट्रिक नहीं होता। उसमें इस तरह की योजनाएं लाई जाती हैं, इस तरह के प्रोग्राम लाए जाते हैं जिससे पूरे देश के सभी राज्यों को किसी न किसी रूप में लाभ मिले और वहाँ जो भी विकास की जरूरत है पूरी। और स्पेसिफिक तो ये है कि क्षेत्र विशेष पर आधारित भी बजट हो सकता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लाए। जैसे मान लीजिए हिमाचल के मुख्यमंत्री मांग करते कि वो हमारे हिमाचल में जो समस्याएं हैं, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी वो जो है बंद कर दी गई, और वो कई तरह की मुद्दे, तो वो उनका जो है उठाना वाजिब है कि वो जो है जिस तरह की राहत वो कुछ मुद्दों पर चाहते हैं और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से जो विशेष उनको सहायताएं मिलनी चाहिए, तो वो तो अपनी डिमांड उठा सकते हैं। बाकी तो बजट, केंद्रीय बजट, वो एक उसको समग्र दृष्टि से देखा जाना चाहिए। वो सारे राज्यों के, पूरे देश के संदर्भ जुड़ते हैं उसमें। हरियाणा में तो यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मेडिकल क्षेत्र में लाभ मिलेगा और रेलवे में भी मिल रहा है और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मिल रहा है, तो कई तरह के जो है उसको लाभ उन्होंने बताए हैं कि हरियाणा को जो है वो उनका जो बताने का तरीका है वो यही है कि जो भी प्रोग्राम और नीतियां जो केंद्रीय बजट में आती है उनका लाभ सभी जो है राज्य अपने अपने तरीके से हासिल कर लेते हैं, वो है। अभी जो है केंद्रीय बजट में कई कटौतियों की बात थी, तो अलग अलग विभागों की कटौती की बात थी। वो ठीक है कि कई कटौतियां हो भी सकती है, लेकिन बजट तो बढ़ाया गया है। बजट जो पिछला बजट था 25-26 का, वो 50 लाख कोई 65 हजार करोड़ के आसपास था, और अब वो जो 53 लाख से कुछ ऊपर करोड़ का बजट हो गया। तो बजट तो बढ़ाया गया, लेकिन उसको ये देखना भी जरूरत है कि वो बदलते हुए परिदृश्य को, वो जो है पिछले एक साल में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं, संदर्भ बहुत सारे बदल गए हैं, जरूरतें बदल गई हैं। अब उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मिशन शुरू किया है, बजट में ये प्रावधान किया गया, उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए रखे गए। तो मैं एक संदर्भ दे रहा हूँ, इस तरह से कई चीजें ऐसे परिवर्तन आए बजट में जो बदलती हुई दुनिया के हिसाब से भी चलना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अब वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो गए, यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता हो गया, तो वहाँ जो है आप अगर उनकी उनके प्रोडक्ट हैं उनको आप कम टैरिफ पर या शून्य टैरिफ पर
अपने यहाँ आने की अनुमति देंगे तो आपको भी फायदा लेना है। तो वो उनको जो निर्यात करना है, आपको यूरोपीय यूनियन के जो 27 देश हैं उनको जो आपको प्रोडक्ट भेजने हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी होंगे, तो आप तभी फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि आपका जो समझौता हुआ है तो आप उनके प्रोडक्ट लेंगे, फिर आपको अपने प्रोडक्ट भेजेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक का ही युग है आजकल, जो भी एआई और डिजिटल चल रहा है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ है। तो ये सब देखने की जरूरत है, बदलते हुए संदर्भों के हिसाब से वो उसमें कुछ नए प्रोग्राम आ सकते हैं और बजट इधर से उधर डाइवर्ट हो सकता है। बाकी तो जनरल बजट जो है पूरे प्रदेश भर के लिए बनता है, उसमें जो भी नीतियां, जो भी प्रोग्राम आते हैं, अब कई वो एम्स 3 जो है आयुर्वेद के एम्स खोले जाएंगे, अब वो किन राज्यों को अलॉट होते हैं ये तो देखने की बात है, लेकिन वो उसमें प्रावधान आ गया। तो ये तो किसी एक स्टेट का बजट नहीं है, पूरे देश का है और उसको उसी समग्रता से देखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने भी इसी संदर्भ में सारी अपनी दलीलें पेश की थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हरियाणा को जो है बिल्कुल राजेंद्र जो प्रावधान आए एक बार सुखबीर जी से समझ लेते हैं। ठीक है सुखबीर जी, आपने कई सवाल लिख लिए हैं, जल्दी से पूछिएगा, फिर उसके बाद मैं नेहा जी के पास जाऊंगी। देखिए भावना जी, नेहा जी ने स्वयं ही मान लिया कि ये केंद्रीय बजट है और इसमें हरियाणा के लिए कुछ नहीं है। और जिस प्रकार से हरियाणा के लिए इससे पहले के बजट में जितना मुझे पता है कुछ ना कुछ विशेष होता था जो इस बजट में नदारद है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन जिलों के नाम लिए, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला, करनाल, इन जिलों में भी क्या फायदा होगा उसकी बिंदुवार बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो पहला बजट आया था मोदी जी के सरकार बनाने के बाद केंद्र में, और उसमें करनाल और फरीदाबाद जो हरियाणा के 2 शहर हैं, इनको स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी। आज 11 साल से ज्यादा का समय हो गया, स्मार्ट सिटी बन गई क्या? आपके माध्यम से सवाल है। इसके अलावा कह रहे थे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे की बात कर रही थी नेहा जी। जहां तक मेरा ज्ञान है हरियाणा प्रदेश में आज ऐसी कोई रेलवे लाइन नहीं है जो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। भविष्य में जो बनेगी वो तो है ही, उनमें बिना इलेक्ट्रीफाई के कोई विषय ही नहीं है। इसके अलावा राजेंद्र जादौन जी जो बात कर रहे थे, राजेंद्र जादौन जी को मैं कई बार निवेदन करता हूं, जब भी कभी आर्थिक स्तर पे बात करें तो डॉलर और रुपए का जो अवमूल्यन का विषय है उसको निरंतर ख्याल में रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय रुपए की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हुई है, अगर उनका आप आकलन करेंगे तो ये हर लिहाज से बजट विगत के बजट से कम ही है। इसके अलावा हालांकि आज बजट का विषय नहीं था, लेकिन राजेंद्र जी उस बात को ले आए टैरिफ वाली को, मैं उसको लाना नहीं चाहता था, लेकिन अब जब ले आए हैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, मोदी जी को छोड़ के, भारत के निर्यात पे 3% के आसपास टैरिफ रहा है। 3 से थोड़ा सा ज्यादा वाजपेयी साहब के जमाने में, या 3 से थोड़ा कम मोदी अपने मनमोहन सिंह जी के जमाने में। और अमेरिका पे भारतीय निर्यात का जो टैरिफ रहा है वो 30% से 100% भारत ने टैरिफ वसूला है। और आज वर्तमान जो समझौता अभी चलो लिखित में नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें अभी तक आई है, जो सरकार का वक्तव्य है, उसके मुताबिक ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कभी 25 और 50 जो विदेश नीति समाप्त हो चुकी है उसको 18% करके पीठ थपथपा रहे हैं, और जो 30 से 100% हम टैरिफ वसूलते थे उसको शून्य करके पीठ। ठीक है सुखबीर जी, मैं आपकी बात समझ गई। बहुत बड़ा धोखा है। ध्वनि बहुत ऊंची हो गई है, डायरेक्ट ईपी में मेरी आवाज आ रही है, ध्वनि बहुत ऊंची हो गई है। नेहा जी जवाब दीजिए। सुखबीर जी, आप कांग्रेसी पता नहीं कौन सी दुनिया में गुम हैं। जब डिबेट में बैठते हैं तो कान साफ करके बैठा करें, क्योंकि आप लोग सुनते ही नहीं है कि हम बात क्या कह रहे हैं। सुनेंगे तो शायद आपको जवाब देना आसान हो जाएगा। जो बात मैंने कही कि रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले 11 वर्षों की सरकार में हमने किया, वही बात आप हमें सुना रहे हैं कि हरियाणा में आज कोई भी ऐसी जो है रेलवे की या वो नहीं है पटरी जो इलेक्ट्रीफाई नहीं हुई हो। थैंक यू सो मच के लिए कि ये काम हमने किया है। देखिए भावना जी, ये जो बजट है वो 2047 के लक्ष्य को लेकर भविष्य का बजट है। ये उस लक्ष्य को लेकर बनाया गया है। मैं 2 लाइनें इस बजट के लिए जरूर और कहूंगी।
संकल्प हो मजबूत तो मंजिल पास है, संकल्प हो मजबूत तो मंजिल पास है, नए भारत के बजट पर जनता को विश्वास है। चाहे कोई भी काम कांग्रेसी हम कर लें, कांग्रेसी उस पर कभी भी सकारात्मक बिहेवियर नहीं शो करेंगे, ये हम सब जानते हैं। मैं 2005 से लेकर 2014 तक के बजट सेशंस की सारी डिबेट में पूरे एक जिम्मेदारी से ये बात कहूंगी कि एक बार भी भावना जी उन वर्षों के बजट में कांग्रेस ने भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने के लिए बजट का प्रावधान नहीं किया, पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक भी प्रावधान नहीं किया, पराली जैसी जो समस्याएं थी उनको निपटने के लिए कोई बजट का प्रावधान ग्रामीण विकास में नहीं किया। बात करते हैं, सवाल पूछने का अधिकार केवल आपको नहीं है, जवाब देने का अधिकार भी आपका होना चाहिए जब हम सवाल पूछते हैं। तो देखिए, मैं आपको बिंदुवार बात करूंगी। जो सुखबीर जी अभी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिंदुवार बात किया, लेकिन आपके कान के पर्दे थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, और या तो मुझे तो लगता है कि जब सुनने की इतने की इच्छा ना हो तो वो काम ही नहीं करते हैं। उन्होंने बिल्कुल बिंदुवार एक बातें कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमने 15 सांस्कृतिक धरोहरों को पूरे देश में आखी गढ़ी को स्थान दिया, उसके लिए 15 प्रावधान किया जो कि हरियाणा को मिलेगा। 7 जिलों की अगर मैं बात करूं तो सी प्लेन की हवाई पट्टियों के निर्माण के लिए अंबाला, हिसार और करनाल, इन 3 जिलों में, ध्यान से सुनिएगा सुखबीर जी, अंबाला, हिसार और करनाल में सी प्लेन की हवाई पट्टियों के विस्तार के काम के लिए बजट आएगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में, क्योंकि गुरुग्राम के आसपास लगता है क्षेत्र दिल्ली के जो है एयरपोर्ट का, और फरीदाबाद और हिसार में जहां पर एमएसएमई का फायदा जो मिलेगा, जहां पर विमान के पुर्जे बनाने के लिए, क्योंकि उस पर से टैक्स कर हटा दिया गया है, तो हिसार में भी एयरपोर्ट होने के कारण आसपास के क्षेत्र में ऐसे एमएसएमई और विकसित होंगे जिनके यहाँ पर विमान के पार्ट्स बनाने का काम होगा। पंचकुला अब बना दिया गया है और जो आपकी बार बायो फार्मा के जो बजट, स्पेशल बजट निकला है, जिससे कि पंचकुला के क्षेत्र को और ज्यादा फायदा मिलने वाला है हरियाणा के। और मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगी कि कैंसर और डायबिटीज जैसी जो बीमारियां हैं, उनकी दवाइयां जो हैं वो इस बजट में सस्ती भी हुई हैं। अगर मैं बात करती हूँ आईएमटी के क्षेत्र की, आईएमटी खरखोदा, सोनीपत और आईएमटी मानेसर, इन दोनों के विस्तार के लिए जो बजट, केंद्रीय बजट में प्रावधान है, उसका फायदा इन जिलों को मिलेगा। मैं जिलेवार, बिंदुवार आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरा बजट है ऑल ओवर इंडिया का, तो हरियाणा का जो कॉरिडोर है, दिल्ली फरीदाबाद के जो कॉरिडोर है गुड़गांव का, इस पर भी उस बजट का प्रावधान जो है वो हमें मिलेगा। कृषि और ग्रामीण विकास की जो बजट है वो पिछली बार से बढ़ा है बजट, और इसमें माइक्रो इरिगेशन, लॉजिस्टिक और डिजिटल खेती के प्रावधान बढ़ने से हरियाणा का किसान और उन्नत होगा। मैं एक छोटी सी बात करूंगी पहले ही, जिस पर सुखबीर जी जरूर रिएक्शन देंगे। जब हम डिजिटाइजेशन की बात कर रहे थे तो रेहड़ी पटरी वाला कैसे ऑनलाइन पेमेंट लेगा, इस पर बहुत बवाल मचाया था। लेकिन आज वही रेहड़ी पटरी वाले जो हमारे भाई बंधु हैं वो भी ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं। इसलिए किसानों का जब ड्रोन से और ऑनलाइन जब हम उनके मुआवजे की बात करते हैं, पोर्टल पे चढ़ाने की बात करते हैं, वो भी किसान कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो डिजिटल खेती है उससे भी किसानों को बूम मिलने वाला है। ये भविष्य की जो बात है, 2047 का जो लक्ष्य है, जो हमारा मजबूत संकल्प है, उसको कांग्रेस ही कभी नहीं समझ पाएंगे और विपक्ष के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन देश की जनता इसे समझ रही है। एक छोटी सी बात और करूंगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात जल्दी है। से नेहा जी। देखिए, जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं, केवल, और बस एक लास्ट लाइन है मेरी को लेकर, और भूमि के संवर्धन, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए भी स्पेशल बजट का प्रावधान हमने, ऐतिहासिक धरोहरों से लेकर आम जनमानस की समस्याएं जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी हैं,
और जो इतने रोजगार के अवसर इस बजट से जनरेट होंगे, स्किल डेवलपमेंट का स्पेशल बजट आया है, खेल के जो इक्विपमेंट्स हैं वो सस्ते हुए हैं इस बजट में। हरियाणा प्रदेश खेल के लिए जाना जाता है। हमारे बहुत से युवा साथी खेलों में परचम लहरा चुके हैं वैश्विक पटल पर। तो खेलों का सामान जो है, जो इक्विपमेंट्स है वो सस्ते हुए हैं। इन सब की बात की चर्चा तो करेंगे ही नहीं कभी भी। ठीक है नेहा जी। सुखबीर जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन उसके पहले राजेंद्र जी, जिस तरह से भी आपने भी जिक्र किया कि समय बदलता है और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी बदलती है और उसी हिसाब से हमारा बजट आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन विपक्ष का लगातार यही कहना है कि कटौती हुई है। और जो सबसे बड़ी लाइन जो सभी विपक्षी नेता ये बोल रहे हैं कि हरियाणा को कुछ नहीं मिला। अभी नेहा जी भी यही कह रही थी, आपने भी यही बात बोली कि यूनियन का बजट है, केंद्र का बजट है, अब ऐसे में समावेशी होता है, सभी राज्यों के लिए होता है। इस पर आपका एक रिएक्शन, उसके बाद में सुखबीर जी आपके पास। आप देखिए, वही बात है कि सेंट्रल का बजट है वो कई बार क्षेत्र विशेष पर आधारित, तो उसमें कोई प्रावधान हो सकता है कि जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था। पहले ये परंपरा थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट विशेष राज्य का दर्जा देके उनको अपने स्तर पर अपने केंद्रीय फंड से कुछ विशेष राहतें, कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती थी। जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर के लिए तो एक अलग मंत्रालय स्थापित कर दिया गया है कि वहां का पिछड़ापन दूर करने के लिए। तो वो इस तरह से योजनाएं आती है, जैसे 100 जिलों की योजना आई, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, वो इसलिए आई थी कि 100 जिलों में वो उन्होंने ये दर्ज किया कि वहाँ कृषि उत्पादकता कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए योजना आ गई। तो वो तो राज्यों में ही है ना 100 जिले, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई शासन अलग सा है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब तो ये कि वो एक संघीय सरकार है, वो पूरे राज्यों के लिए है, वो एक अम्ब्रेला सरकार है। तो अम्ब्रेला में तो सारे प्रदेश जुड़े हुए हैं ना, तो उसको उसी नजरिए से देखने की जरूरत है। बाकी विपक्ष की आलोचना का भी पूरा स्वागत होना चाहिए। विपक्ष जो है लोकतंत्र में प्रेरक शक्ति का काम करती है। विपक्ष अगर आलोचना ना करता, विपक्ष ये ना कहता कि हरियाणा को कुछ नहीं मिला, तो मुख्यमंत्री जी हो सकता है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना खुलासा ही नहीं करते। ये तो बहुत जरूरी है। विपक्ष को जो है अगर आप सत्ता पक्ष में ही मर्ज कर लेंगे तो फिर रह क्या जाएगा लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र की प्राण शक्ति है जिसमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का भी वो इतना ही मुखर, इतना ही सशक्त होना जरूरी है, ताकि वो देश के जो विकास के ढांचे को है लगातार आगे ले जाने का काम करे। तो ठीक है, उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया कि जो व्यवस्थाएं हैं आप वास्तव में जो पॉजिटिव है, जो सब उन्होंने लोगों के सामने रखा है, पब्लिक डोमेन में आ गया, मीडिया के जरिए पहुंच गया। बाकी तो ठीक है कि विकास तो हो रहा है, बजट बढ़ाया गया है 50,65,000 करोड़ से इस बार का बजट 53 लाख और कुछ हजार करोड़ हो गया है। तो निश्चित तौर पर कटौतियां कई वो प्राथमिकताओं के पर आधारित कुछ कटौतियां हो सकती हैं कि दूसरे क्षेत्र को ज्यादा अलॉटमेंट दे दिया, वो दे दिया। सवाल ये है कि जो अलॉटमेंट होता है वो पूरा खर्च होना चाहिए। आप जो है जद्दोजहद तो ये करते हैं कि इसमें अलॉटमेंट कम मिला, इसमें ज्यादा मिला, वो पूरा खर्च हो और ईमानदारी से खर्च हो। जो पहले फॉर्मूला चलता था, राजीव जी ने एक बयान दे दिया था कि वो जो है 1 रुपया यहाँ से रवाना होता है, 15 पैसे पहुंच पाते हैं धरातल पर, 85 पैसे पता ना गायब हो जाते हैं। तो अब ये सरकार तो ये दावा करती है कि पूरा 100% बेनिफिट ट्रांसफर होता है। तो हमने तो सुशासन दिया है, हमने जो है सत्ता तंत्र में और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार किया है, वो इतना है कि 60% लाभ लोगों को पहुंच रहा है और अंतिम व्यक्ति, लाइन के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच रहा है। तो ये है कि अब जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है कि बड़ा मुश्किल है। अभी ये देखिए कि जो टैरिफ कम किया गया है जो नए समझौते के तहत, वो सबसे ये एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में सबसे कम जो है भारत पर टैरिफ लगाया गया है। बाकी बांग्लादेश पर, और इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर सफल होता है तो हरियाणा पर भी असर पड़ना चाहिए। ठीक है सुखबीर जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, फिर 1-on-1 आपका करेंगे नेहा जी के साथ। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हरियाणा से संबंधित मुद्दे थे उनके बारे में कोई विशेष बात नहीं कही, जो निश्चित तौर पे प्रदेश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी जो रेल लाइन की बात कर रही थी नेहा जी, बताती कि कौन सी लाइन इन्होंने नहीं लगाई और कौन सी लाइन को इलेक्ट्रीफाइड किया ज्यादा अच्छा रहता। मैं बताता हूं, कान साफ करके सुन ले। 11 साल में हरियाणा प्रदेश में अगर मेट्रो 1 इंच भी बढ़ी हो तो बता दे। इसके अलावा जो बार बार में अंतर पता है आपको? जो बार बार विषय आ रहा था, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन और मेट्रो का अंतर नहीं मालूम आपको? बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की, पहुंच गए मेट्रो पर।
बता देना आपका वक्त आएगा जब। लॉजिकल इसके अलावा बात करा करें सुखबीर जी। भावना जी, जो मेरे हंसी आई है, मैं बताती हूँ आपको, मेरे हंसी की रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन कब हुआ, हिसार से लेकर दिल्ली तक की लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन नेहा जी, मैं आपके पास आऊंगी। कब संपूर्ण हुआ? ठीक है नेहा जी, मैं आपके पास पहले आऊंगी। बता देना आप अपने टाइम। ठीक है सुखबीर जी, 30 सेकंड। इसके अलावा हिसार के एयरपोर्ट का कितनी बारी उद्घाटन करेंगे बताएं। और मैं पूछना चाहता हूँ, गुड़गांव में कौन सा प्लेन का पार्ट बनाने की कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है? झूठ बोलते हैं सारे। इसके अलावा सच्चाई क्या है? ठीक है नेहा जी, मैं आऊंगी आपके पास। सच्चाई क्या है भावना जी, सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ। सच्चाई ये है कि जो शहर, जो जिला 70% से ज्यादा राजस्व देता है, उसमें आज सरकारी अस्पताल को तोड़ के पार्किंग बना दी, ये सच्चाई है। और उस शहर में जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, उस शहर में बस अड्डा नहीं है। ये इनका 11 साल का विकास है। ठीक है सुखबीर जी। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे थे, राजीव गांधी का जिक्र ठीक है लाए। सुखबीर जी, मुझे लगता है थोड़ा गुस्सा हो रहा है, थोड़ा आप शांत हो जाइए, मैं आपके पास नहीं वापस नहीं नहीं, आऊंगी। हाँ कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूं मैं। डिजिटलाइजेशन राजीव गांधी जी की देन है। और उस वक्त भारतीय जनता ठीक है नेहा जी, जल्दी से जवाब गाड़ी में बैठ के दीजिए। नेहा जी लास्ट रिएक्शन समय थोड़ा सा कम है। ये इनका प्रोग्राम है। ठीक है सुखबीर जी। नेहा जी लास्ट रिएक्शन समय थोड़ा सा कम है, तब तक सुखबीर जी आप पानी दीजिए। तो फिर डिजिटलाइजेशन से मुंह क्यों मोड़ना? क्यों मोड़ना डिजिटलाइजेशन से मुंह मोड़ना? नहीं, क्या जायज किसकी रेल है? आप तो विरोध कर रहे थे डिजिटलाइजेशन का, आज श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को श्रेय लेने का हमने प्रयास तो कर रहे उन्हीं हैं। के सब तो उन्हीं के सब किसने कहा थी डिजिटलाइजेशन? इस बात को मान लीजिए ना। किसकी हमने उसे जिम्मेवारी थी? पूरा करके दिखाया, नहीं, हमने उसे लागू करके नहीं, बताइए दिखाया, ना। हमने उसे किसने सफल किया किसने? संचालन करके दिखाया। यूनिक इस बात आईडी के कौन लिए लाया? हमारी कंप्यूटर क्यों कौन नहीं करते लाया? बातें? आप लाए कमाल क्या? करते हैं आप आप। बेचने वाले अरे लोग हैं। मेरी बात सुनिए, अरे आप तो भैया संस्थाओं को बेचने वाले आपने लोग हैं। अनाउंस किया, मैंने उसे बताइए ना, संचालित आधार किया, कार्ड कौन इतने लाएगा? लंबे समय तक सफल संचालन किया। आधार कार्ड तो कौन लाया था? क्रेडिट आप बताइए। क्यों ना लेंगे उस बात का? आधार क्रेडिट कार्ड आप नहीं कौन लाया लेंगे, था? क्रेडिट ये भी तो बीजेपी बताओ का है, ना। क्रेडिट बीजेपी का है। कौन लाया आधार था? कार्ड का विरोध डिजिटल किसने क्रांति किया? कौन लाया था? जब अरे भैया, पकौड़े नहीं चलेंगे। ठीक है लाए ये नहीं लेकिन चलेंगे। उसका इस्तेमाल किसने सच्चाई करवाया? स्वीकार करो। उसका आप सही विकास के इस्तेमाल विरोधी किसने थे, करवाया? वो है। आज भारत आप देश विकास के के विरोधी थे, मानचित्र विकास पर के हरियाणा विरोधी को हैं। आईटी आपने बनाने का काम किसने किया? जो आपने है ना, जो आप संस्थान बनाए दूसरों को गए थे, दूसरों मोदी जी को ने वो ब्लेम बेच करते दिए। करते आपके राहुल गांधी जी तो तमीज भी छोड़ चुके हैं। पहले नहीं, तमीज सिखाइए राहुल आपने गांधी जी को, सार्वजनिक उसके बाद उपक्रम आदर्श बेच दिए। बनाइएगा उनको। सभी सरकारों ने बनाए, आपको मोदी जी मालूम ने है बेच दिए। कैपेक्स बढ़ाने का मतलब क्या है? मोदी जी ने बजट के सारे अंदर सरकारी उपक्रम बेच कैपेक्स दिए। बढ़ाया, उससे रोजगार फायदा क्या समाप्त क्या कर दिया। मिलेगा? 2 टेक्निकल करोड़ रोजगार की बात करते थे, टेक्निकल 2 बात लाख पर भी नहीं कभी दे मत पाए। आना। जितने कुछ नहीं रोजगार आपके पास। आज भारतीय खाली युवाओं को, लिफाफा है, भारतीय जनताओं को फट भारतीय जाएगा जनता जल्दी। पार्टी के समय में मिल रहे हैं, आपके समय में तो ट्रम्प दर की भटक रहे गुलामी थे। करो और महंगाई देश को की बेचो। दर आपके ट्रम्प की गुलामी करो और देश क्यों आपकी बेचो, यही सरकार काम गिरी? रहेगा आपका। कांग्रेस की सरकार गिरी क्यों? ट्रम्प की महंगाई गुलामी पर करो, नारे देश याद बेचो। है आपको? कांग्रेस के समय में नारे याद है आपको महंगाई मैं कह रहा हूं, के? ट्रम्प और की गुलामी प्रधानमंत्री, करो, पूर्व सीज़फायर वो प्रधानमंत्री करेगा, मनमोहन टैरिफ सिंह वो जी का लगाएगा, काम सब वही स्तर करेगा। आपने बना दिया था। कुछ मत करो। सोनिया ठीक है, गांधी जी सुखबीर की जी। चाटुकारिता ठीक करते है। करते प्रधानमंत्री के कुछ दायित्व नहीं करते कहने के लिए करते द्रास दायित्व में को, बच जाएगा। प्रधानमंत्री की ठीक कुर्सी है। को प्रधानमंत्री के सर को ठेस ठीक है, पहुंचाया। नेहा जी, ठीक है। चापलूसी सुखबीर बंद जी, करें, नेहा जी, कांग्रेस ठीक है। परिवार किया। आप दोनों की आवाज ये नहीं गांधी पहुंच पा रही परिवार है। की ठीक है, चापलूसी बंद करें, मेरी बात फायदे में सुनिए। रहेंगे आप। ठीक है सुखबीर जो देश के बारे में ठीक सोचिए। है। शुरुआत हुई थी बजट को लेकर, पहुंच गए हम ट्रम्प पर। इनसे ये कोई बात नहीं, पूछिए, एंडिंग इनसे ये ठीक है। पूछिए कि ट्रम्प का भी कैपेक्स है। बढ़ाने से अब ठीक है सुखबीर जी, कल हम बजट ट्रम्प पे चर्चा कर में, लेंगे। ठीक है नेहा जी, मैं अरे आपके पास देश विरोधी पार्टी से संबंध रखते हैं आप, और ठीक है नेहा देश जी। विरोधी अरे नेता ठीक है नेहा हैं जी। आप। आपने तो ठीक है ना? स्वतंत्रता ठीक है ना? आंदोलन में गद्दारी ज्यादा करी थी मुंह इसके मत, साथ। ज्यादा मुंह मत ठीक है खुलवाइए सुखबीर भैया। जी, अभी हम बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है राजेंद्र जी, आपका एंड कमेंट। ठीक है नेहा जी और सुखबीर जी, आप दोनों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है सुखबीर जो जी, ठीक है पैसा आपके नेताओं ने अपने कमरों में भरा। ठीक है नेहा जी, आपकी बात समझ में आ गई मुझे। ठीक है राजेंद्र फिर जी, डरते एंड हैं कमेंट्स। आप, 1 मिनट बचा हुआ है मेरे पास। ठीक है नेहा जी और सुखबीर जी, 1 मिनट बचा हुआ है। राजेंद्र जी को भी बोल लेने दीजिए। ठीक है चोरी राजेंद्र जी, आपका एंड आपने कमेंट। अपने घरों में बचा कर रखा हुआ है। ठीक है फिर डरते हैं आप, फिर स्वतंत्रता डरते हैं आंदोलन में आप, गद्दारी EDCBI किसने की थी? से। पेंशन किसने ली थी? झंडे का अपमान किसने किया था? बताएं।
सुखबीर जी, कम से कम आप या नेहा जी दोनों में से एक तो मेरी बात सुन लीजिए। हमारी साइड जवाहरलाल नेहरू जी कितनी बार जेल गए? जवाब देना पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू जी जरूरी तो नहीं है ना कि आपसे जो सवाल पूछा जाए आप उसका जवाब देने लग जाए। ठीक है नेहा जी, राजेंद्र जी के पास जाना है मुझे। ठीक है राजेंद्र जी, 50 सेकंड है मेरे पास, जल्दी से अपना मेरे पास तो बहुत कुछ है आप लोगों के खिलाफ। आपने सदा देश से गद्दारी की। राजेंद्र जी और नेहा, ठीक है सुखबीर जी और नेहा जी, राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है सुन लेते हैं। नेहा जी, राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। राहुल खान क्यों नहीं बोलते आप? ठीक है नेहा जी, उधार का सर नेहा जी मैं समझ चुकी हूँ, ठीक है। सुखबीर जी, किसने शर्म आती है खान लगाने में? किसने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं आप गांधी के पीछे, उनके पीछे लगाइए। सुखबीर जी और नेहा जी प्लीज, जात के, धर्म के, देश के नेहा जी आप गद्दार हैं आप। ठीक है, ऑडियो गिरा दीजिए आप प्लीज, ठीक है। राजेंद्र जी आपका एंडी कमेंट्स? नहीं, देखिए ऐसा है कि सीएम साहब ने कुछ और भी बातें रखी हैं। बजट तो है ही, उन्होंने कहा बजट का जो प्रावधान हुए हैं, जो नीतिगत फैसले हुए, उनका हरियाणा को काफी लाभ मिलेगा। रेलवे क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में उन्होंने बताया। राजेंद्र जी एक आधा लाभ बता दो। अरे सुखबीर जी आप क्यों उनसे लड़ रहे हैं? वो पत्रकार है, अपना ओपिनियन रख रहे हैं। अभी मैं बोल रही हूँ एंडी कमेंट्स का समय और आप दोनों नहीं समझ रहे। ठीक है सुखबीर जी, उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्रीय करों में अब हरियाणा का हिस्सा बढ़ा है। हरियाणा को जो है जो केंद्रीय कर मिलते हैं, केंद्र में जो पैसा पहुंचता है टैक्सेशन, जीएसटी वगैरह के, तो उसमें जो हरियाणा का हिस्सा है वो कुछ परसेंटेज में बढ़ गया है। तो उन्होंने कुछ और भी बताया है। और ये जो 16वां वित्त आयोग है उसके दौरान भी हरियाणा को कुछ वित्तीय लाभ मिलेंगे, ये सारे उन्होंने बताए। और बजट का तो उन्होंने बताया भाई इन जनरल जो पॉलिसी मैटर तय किए गए हैं, जो प्रोग्राम और जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनका हरियाणा को भी लाभ मिलेगा। अब ये है कि कोई स्पेशल हरियाणा के लिए प्रोजेक्ट भेज दिया गया हो, ऐसा नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन उनका ये था, उन्होंने इसका खुलासा किया है कि हरियाणा को इस बजट से, जिस बजट में जो प्रावधान और योजनाएं आई हैं, उनका लाभ हरियाणा को निश्चित तौर पर मिलेगा। ठीक है राजेंद्र, ठीक है बिल्कुल। समय मेरे पास कम है इसलिए चर्चा भी थोड़ी कम हो पाई है। सुखबीर जी अभी भी कुछ बोलना ही चाह रहे हैं। ठीक है, आप सभी मेहमानों का धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजट को लेकर महासंग्राम जारी है। एक तरफ विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि बजट में क्या मिला, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी सामने आए। इसके पहले भी कई बार कैबिनेट मंत्रियों की प्रतिक्रिया सामने आई, विकासशील बजट बता रहे हैं। देखना होगा अब बजट धरातल पर उतरेगा तो क्या कुछ होगा। धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। फिलहाल की चर्चा में बस इतना ही।